से कितना दिन के वारंटी के अंदर में, वारंटी का क्या सिस्टम है अपनी कंपनी का, वो समझना चाहिए, वारंटी और रिपेयर को समझना चाहिए। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बेसिक मैकेनिकल नॉलेज होना चाहिए, ऑप्शनल है, थोड़ा बहुत नहीं भी मालूम है तो दूसरे से पूछ करके, जान करके, अपने कलीग से वो काम चला सकता है। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल स्किल्स। चौथा है बिजनेस स्किल्स, व्यावसायिक ज्ञान। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि वो एक मैनेजर होता है, कस्टमर सर्विस मैनेजर भी एक मैनेजर होता है ना, तो उसमें उसको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, फाइनेंशियल ज्ञान जो होना चाहिए, थोड़ा बजटिंग, फोरकास्टिंग और कॉस्ट कंट्रोल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो हम लोग डिटेल्स में उतना नहीं जाएंगे। ठीक है, तो और फिर पहला हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए फोरकास्टिंग, बजटिंग और कॉस्ट कंट्रोल का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कामकाज में जो है सो वर्क फ्लो, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का ज्ञान होना चाहिए। वर्क फ्लो मतलब फुल प्रोसेस, जो एक कहाँ से कहाँ जो है सो हमारा जब एक काम होने लगता है तो किस मशीन से किस मशीन में जाता है, किस आदमी से किस आदमी से में जाता है, उनके पास जाता है, वो पूरा वर्क फ्लो का ज्ञान होना चाहिए। और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना, हमारे काम में, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बदले उस आदमी पे, उस जगह ले जाने से यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो उसका ज्ञान होना चाहिए। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा उसका भी ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन आदमी ज्यादा स्किल्ड है उसके पास ले जाना चाहिए अभी काम को कि क्या। ठीक है, ये सब होना चाहिए। अच्छा सर, दास साहब, ये आपने बताया फिनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग और एक चीज और बताया ना, बजटिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। हाँ, तो इसमें ये नॉलेज पार्ट है या स्किल पार्ट है? नॉलेज तो अलग चीज है, स्किल है, स्किल है, स्किल छोटा। हाँ, मतलब डिटेल्ड उसको नहीं मालूम होना चाहिए, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, लेकिन छोटा मोटा ये बजटिंग करने का और छोटा मोटा फोरकास्टिंग करने का तरीका, तो इतना पैसा जोड़ करके फोरकास्ट करेंगे, जो पिछले साल इतना हुआ उसको जोड़ करके फोरकास्ट करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो हमने बताया कॉस्ट कंट्रोल, हर एक में जो है सो किस किस प्रोसेस से कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है, कितना कितना कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है किस किस प्रोसेस में, ये तीनों जानकारी होनी चाहिए। बजट बनाना चाहिए, हमारा बजट इतना है, इतना के अंदर ही इस प्रोसेस में, काम में पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, ये भी एक स्किल है। ये तो नॉलेज हुआ, इसका स्किल से कैसे रिलेशन है? स्किल ही होना चाहिए ना। स्किल मतलब एबिलिटी, स्किल मतलब हो गया एबिलिटी टू डू, और नॉलेज हो गया, व्हाट एंड हाउ, ये क्या है? और इसको नॉलेज की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम स्किल्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग ट्रेन करके उसको स्किल दे देंगे। ठीक है ना, उसके बाद ही हम स्किल की ही बात कर रहे हैं, ट्रेन करके। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, या तो मैंने खर्चे को कम कर दें या आमदनी को बढ़ा दें, तो कॉस्ट कंट्रोल का ये सिद्धांत मैंने जैसा भी थोड़ी वो लोग अपनाएं स्किल, अभी उसको डिटेल में जाने का नहीं है। कोई भी प्रोसेस में कॉस्ट को जो है तो ज्यादा से ज्यादा 5%, 10% इधर उधर नहीं, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं हो। ठीक है ना, आप वो देखना है। ठीक है ना, अब जो कॉस्ट कंट्रोल, मान लीजिए एक लड़का है, वो लेकर के गया एक जो है सो गाड़ी को लेके गया दूसरे गाड़ी को बनाने, गाड़ी जो है सो फंसा हुआ है कहीं पर। ठीक है ना, बनाने के लिए लेके गया, तो वो 2 घंटा, एक दिन पूरा वो लगाए रखा और गाड़ी को वो वहां ले करके रखा, तो इधर का जो है सो वो कॉस्ट को बढ़ा रहा है ना। तो उसको जो है सो यदि हम गाड़ी का अनावश्यक यूज करेंगे तो वो उसका जो है सो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो अनावश्यक कॉस्ट की जानकारी उसको होना चाहिए। 5%, 10% जो है के भीतर ही जो है पेट्रोल ज्यादा बढ़िया पॉइंट लाए हैं। 1 मिनट मनी बाबू, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट लाया। फाइनेंस में मुनीम जी जो कहे जाते थे, वो एक बहुत बड़ा स्किल था जिसके तरफ में उन्होंने मॉडर्न नेम दिया है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दीज एस्पेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग बहुत सारी चीज देखेंगे। तो अभी बेसिकली हम लोग जो पिन पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है,
फाइनेंशियल में 3 ये स्किल्स था, ठीक है। उसके बाद काम काज में उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या क्या नॉलेज होगा तभी ना वो स्किल होगा। वर्क फ्लो, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोसेस में कहाँ कहाँ जाएगा, एक काम कर रहे हैं तो प्रोसेस में कौन सी मशीन के पास जाएगा, ठीक है। तो वर्क फ्लो, या मान लीजिए एक ये में कोई खरीदार आया तो उसको पहले वारंटी में ले जाना है, सेक्शन में ले जाना है कि पहले उसको जो है सो ये परचेज सेक्शन में ले जाना है और पहले अकाउंटिंग सेक्शन में ले जाना है, किस सेक्शन में पहले ले जाना है, वो वर्क फ्लो, और कहाँ पर ले जाने से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, कहीं भी पर भी भीड़ भी लगा हो सकता है, ठीक है ना, और किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ेगा उसका ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरा जो है सो मार्केटिंग और सेल्स प्रिंसिपल्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक मार्केटिंग सेल्स प्रिंसिपल्स तो बहुत सिंपल है, जो कि ये पढ़ाए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं, 2-4 ये में क्लासेस में बताए जा सकते हैं। तो बेसिक मार्केटिंग और सेल्स प्रिंसिपल्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं थ्योरीज को, ठीक है। उसके बाद चौथा जो उसको व्यावसायिक बिजनेस स्किल होना चाहिए, वो डाटा विश्लेषण, जो डाटा को एनालाइज करने का स्किल होना चाहिए और उससे रिपोर्ट बनाने का स्किल होना चाहिए, ठीक है ना। डाटा जो किस किस तरह के लोग आते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो उसको जो है उसको उसका डाटा बना लेगा और उसको रिपोर्ट बना लेगा। देखिए अभी तो जैसे कि अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आपको जैसे कि हुंडई हुआ, होंडा हुआ, तो ठीक है ना, या मारुति हुआ, तो वो लोग क्या है, वो डाटा एनालिसिस और उसको रिपोर्ट बनाने का दे देता है। ये मतलब कैसे डाटा कहाँ पर फीड करना है और किस क्या क्या रिपोर्ट बनेगा, वो सब उसके पास रहेगा सॉफ्टवेयर में, वो बता देगा जो अपने नए कस्टमर सर्विस मैनेजर को, तो बता ही देगा। लेकिन उसको समझने का भी इसको थोड़ा सा ये होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और ये रहना चाहिए, एप्टीट्यूड रहनी चाहिए, जो जल्दी से अपने काम को ये डाटाबेस में रखे और रिपोर्ट बनाए, ठीक है। वो सब उसको एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है इंटरपर्सनल स्किल्स या पारस्परिक संचार कुशलता, ठीक है। इसमें जो है कस्टमर सर्विस मैनेजर का क्या होना चाहिए, अच्छी मौखिक और लिखित संचार क्षमता या गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इसके बारे में तो ये सब अभी डिटेल में तो हमारे वक्ता लोग बात करते ही हैं, हमारे अनिल बाबू हैं, वो सब वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के बारे में दूसरे ये में सेमिनार वेबिनार में बात करेंगे। लेकिन हमारा है स्किल्स को पॉइंट करना, ठीक है। अच्छी मौखिक और लिखित संचार क्षमता जो है, चूंकि वो मैनेजर है तो उसको मौखिक वर्बल कम्युनिकेशंस की एबिलिटी तो होनी ही होनी चाहिए और लिखित संचार क्षमता की भी जरूरत है, ठीक है। दूसरा है ये है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड निगोशिएशन। इसको आप ऐसे समझिए हिंदी में, विवाद समाधान और सौदेबाजी की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप तो कस्टमर सर्विस मैनेजर है ना, तो आप जा रहे हैं कस्टमर से सीधे मीट कर रहे हैं, तो आपको विवाद समाधान और सौदेबाजी की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा है आपको एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी को अभी तो पूरा डिफाइन करने का टाइम नहीं है, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूति जताने का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास और कुशलता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी है, सक्रिय रूप से सुनने और सहानुभूति जताने का अभ्यास और कुशलता होना चाहिए। उसके बाद है लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, ठीक है। एक कस्टमर सर्विस मैनेजर के अंदर कई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको लीडरशिप भी करना पड़ता है, टीम को भी मैनेजमेंट करना होता है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, नेतृत्व कौशल और दल के प्रबंधन का, वर्ग के प्रबंधन का में कुशल होना चाहिए, ठीक है। लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। उसका 5वां है समय प्रबंधन और
संगठन की कुशलता होना चाहिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडेप्टेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में समझने के लिए कह सकते हैं समस्या समाधान और अनुकूलशीलता की में दक्ष होना चाहिए, ठीक है, समस्या को समाधान कर सके अच्छे से, प्रॉब्लम जब उसके सामने आया तो उसको सॉल्व कर सकना चाहिए, ये भी एक स्किल है, ठीक है। तो ये सब तो है इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। अब उसका मेन स्किल्स जो है कस्टमर सर्विस स्किल्स, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ग्राहक सेवा कुशलता, ठीक है। तो ये है आपको कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड रिटेंशन, पहला जो है, तो इसको हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं ग्राहक के साथ संबंध शुरू करने और बनाए रखने में माहिर होना चाहिए, ठीक है। ग्राहक के साथ, ग्राहक आपके ये में आया, डीलरशिप शोरूम में आया, तो उससे किस तरह से संबंध शुरू करना चाहिए, बातचीत शुरू करना चाहिए और किस तरह से उससे संबंध बनाए रखना चाहिए, ठीक है, इस सब में उसको माहिर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक कस्टमर सर्विस स्किल है कंप्लेंट हैंडलिंग एंड रिजोल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कैसे समझ सकते हैं, शिकायत निपटान एवं समाधान प्रक्रिया जानना चाहिए, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड जो है हर एक कंपनी जैसे होंडा या मारुति जो होगा बोल दिया होगा कि अपने जो है सो डीलरशिप शोरूम में ये इस तरह का तुम शिकायत निपटान एवं समाधान प्रक्रिया रखो, जो शिकायत आएगा एक आदमी जो है सो रजिस्टर करेगा, फिर उसके बाद ये जाएगा किस तरह से ईमेल से किस मैनेजर को जाएगा, ठीक है ना, इसका उसको अच्छी तरह से जानना चाहिए और इसकी बारीकी क्या है और इसमें क्या ध्यान में रखना है कस्टमर के बारे में, वो सब भी जानना चाहिए। शिकायत कंप्लेंट हैंडलिंग एंड रिजोल्यूशन ठीक ठीक समझना चाहिए। उसका तीसरा एक है ये सर्विस रिकवरी एंड लॉयल्टी, इस पर ध्यान देना है। ये क्या हुआ हिंदी में आप समझिए, कंपनी की ग्राहक की पुनर्प्राप्ति और स्थायित्व के कार्यक्रमों को जानना चाहिए और उसको उपयोग में लाना चाहिए। तो ये हमने क्या पॉइंट बोला, अटेंशन टू सर्विस रिकवरी, मतलब एक आदमी सर्विस के लिए आया है तो वो बार बार आपके पास कैसे कस्टमर आए और लॉयल बना रहे, वो आपको ये देखना है, ठीक है ना। जो एक आदमी एक ही बार जो है सो आपसे सर्विस कराने आया, ये नहीं, वो बार बार आपको लॉयल बना रहे, उसको हमको ध्यान में देना है। चौथा है ये कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे मैनेजमेंट को ध्यान में रखना। इसका मतलब है कि ग्राहक का प्रतिक्रिया को, फीडबैक को हमेशा ध्यान में रखना है और खास करके उसको नोट भी करना है, और जो है ना सो सर्वे के लिए कुछ कंपनी के द्वारा क्वेश्चनर बना के दिए रहते हैं, रखे रहते हैं, तो उन सब में एंट्री करना है और ठीक ठीक कस्टमर फीडबैक एंड सर्वे मैनेजमेंट को करना है, ठीक है। और उसके बाद है आपको फाइनली जो है सो की है कि ग्राहक की संतुष्टि और निष्ठा को हमेशा सुनिश्चित करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हुए हमारे कुछ स्किल्स, आपको कस्टमर सर्विस स्किल्स, ग्राहक सेवा के जो स्किल्स हैं, कस्टमर सर्विस स्किल्स, उनके बारे में बात की मैंने। उसके बाद जो है सो आपको कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी है, इसको हम जस्ट ऐसे ही बता देंगे जो स्किल्स जरूरी हैं, अभी उनको डिस्कस करने का तो उतना टाइम नहीं है। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस, हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये एम प्रसाद साहब के पास, तो वो देखना चाहिए जो उसमें जो सामने वाले जो का भी जो है सो इमोशन को भी देखना है और अपना भी अवेयर होने, इमोशंस के बारे में अवेयर होके रहना है। तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे से पॉइंट से हम लोग इसको समझते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता होनी चाहिए।
ठीक है। दूसरा है सॉफ्ट स्किल की पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए और व्यावसायिकता होनी चाहिए। प्रोफेशनलिज्म का हिंदी तो व्यावसायिकता, ठीक है। ये तो क्लियर है, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में हम समझ सकते हैं अनुकूलनशीलता और लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद चौथा है, चूंकि ये एक मैनेजर है इसलिए इसको क्या होना चाहिए, कोचिंग एंड मेंटरिंग, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन में भी दक्ष होना चाहिए। जो जो इसके साथ काम कर रहे हैं सबका प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी इसको कर सकना चाहिए, ठीक है। और एक छोटा सा स्किल है चेंज मैनेजमेंट, यानी परिवर्तन प्रबंधन का भी इसको अभ्यास होना चाहिए। आप प्रोसेस जानना चाहिए जो जल्दी से अपने यहाँ कैसे चेंज मैनेजमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक जो है सो रोल है, एक रोल हुआ कस्टमर सर्विस मैनेजर का, मैनेजरियल रोल था, ठीक है। तो उसको हमने डिस्कस किया, उसमें क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम एक फ्रंट एंड रोल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड रोल डिस्कस करते हैं, ये आपको है हाँ, ये ऑटोमोबाइल सेल्स एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो इसका जो है सो हम लोग जस्ट एक तो ये एक फ्रंट एंड रोल है, तो जस्ट हम जो मेन पॉइंट्स है उसको हम खाली डिस्कस करेंगे। देखिए इसके लिए क्या है कि एक जैसे NSDC ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एक NSQF बनाए हुए हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें एक कई एक पॉइंट्स रहते हैं और कई एक पॉइंट्स के कई एक सब पॉइंट्स रहते हैं। उस पे जो है सो किसी भी आदमी ये कैंडिडेट जो आता है उसको जज करना पड़ता है, और उसके लिए जो है सो लाइक बनाना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसके लिए लाइक बनाना, फिर उसको जज करके तब तैयार करके उसको जो है सो देना है इंडस्ट्री को, ठीक है। तो अभी ऑटोमोबाइल सेल्स एग्जीक्यूटिव का जो है हम केवल मेन पॉइंट्स जो है हम लोग आप लोग के सामने रखेंगे, ठीक है। इसका पहला रोल जो है सो मेंटेन सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो केवल सेलिंग इसका काम नहीं है, ये ऑटोमोबाइल सेल्स एग्जीक्यूटिव है, लेकिन हमारे जो है सो ये शोरूम पे आया है आदमी, तो शोरूम का सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाए रखना तो उसकी भी जिम्मेवारी होती है ना। तो ये एक उसका स्किल हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हेल्थ एंड हाइजीन को भी बना के रखना, जो है सो आपका जैसे कि ये वाटर क्लोजेट है वो सब है, ठीक है। वॉशरूम है वो सब क्लीन है कि नहीं, रूम क्लीन है कि नहीं, जहाँ पर हम लोगों को बैठाएंगे वहाँ हेल्दी एटमॉस्फेयर है, हेल्थ एंड हाइजीन को बनाए रखना ये भी इसका काम है, ठीक है। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है परफॉर्म वर्क एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो आजकल तो कंपनीज जो है सो पूरा लिख करके दे देती है तुमको, तुम काम कैसे कैसे करोगे, ठीक है ना, वो एक गाइडलाइन तो दे ही देती है, ठीक है। तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो उसमें गुणवत्ता का जो स्टैंडर्ड्स है उसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। परफॉर्म वर्क एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। चौथा है फॉलो मटेरियल एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। मटेरियल्स जो वो जो है सो उसमें बचत हो, एनर्जी जो है उसमें बचत हो, उसका जो प्रैक्टिसेस है उसको ध्यान में रखना चाहिए। मटेरियल एनर्जी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो है वो है कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ कॉलीग्स, कस्टमर्स एंड अदर्स। कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली, उसको किसके साथ वो कर हमको देखना है। पहला कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। देखिए बहुत सा आदमी को बहुत सा जो है सो ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन वो कॉलीग से समय पर पूछ करके और समय पर अपना काम बहुत अच्छी तरह दूसरों से अच्छी तरह निकाल सकता है।
तो he must be able to communicate effectively with colleagues, customers and others, ठीक है ना, कलीग्स, कस्टमर्स और जो भी आसपास के लोग आते हैं उन सब से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और स्किल है इंटरैक्ट विथ सुपीरियर्स, सुपीरियर्स के साथ कैसे प्रोफेशनली डील करना चाहिए, अदब के साथ भी तो जरूरी है, लेकिन मतलब प्रोफेशनली किस तरह से डील करना चाहिए सुपीरियर्स, वो भी जानना चाहिए। उसके बाद मेन उसका काम है हैंडल सेल्स लीड्स, तो सेल्स का लीड आया, ठीक है ना, कोई आया जो फोन आया कि हाँ जो हम इतना खरीदना चाहते हैं, या कोई आदमी आके बोला, कोई ड्राइवर आके बोला जो फलाना आदमी को इसका जो है सो इस कार का दरकार है, कार का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सेल्स लीड को वो कैसे हैंडल करता है एफिशिएंटली, ठीक है। उसके लिए तो आजकल ये कंपनीज तो कुछ देती हैं गाइडलाइंस, लेकिन स्किल तो उसका है, ठीक है ना। गाइडलाइन से क्या होता है, तो उसको तो मेन फील्ड में स्किल दिखाना है ना। सेल्स लीड को वो कैसे हैंडल करेगा। उसके बाद 8वां है फॉलो अप सेल्स लीड्स एंड डिलीवर ए सेल्स पिच, ठीक है ना। तो सेल्स जो है सो उसको कैसे ग्राहक को के सामने जाएंगे और कैसे ग्राहक के सामने प्रेजेंट करेंगे, कैसे उसके पास बोलेंगे कि आपको इतना ये मिल जाएगा, इतना छूट मिल जाएगा, या आपको पैसा इतना दिन के अंदर देना है, उसका ये पैसा ठीक समय से मिल जाना चाहिए। वो सब तो खैर कंपनी अपने ब्रोशर में और अपने ये में पूरा आपको बता के रखती ही है, लेकिन सेल्स लीड को फॉलो करते हुए अपना एक सेल्स पिच, अपना एक जो है सो नॉलेजेबल चीज, नॉलेजेबल आइडिया से उसको कैसे पकड़ना है अपने कस्टमर को, वो तो आप ही कर सकते हैं। सेल्स पिच तो ये कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव खुद बनाता है, ठीक है ना। हम इस तरह से जाएंगे और ये सब बात कहेंगे, ठीक है। तो एक सेल्स पिच देना। और उसके बाद 9वां है प्रोसेस सेल्स क्लोजर एंड ऑल लीड्स, और सेल्स क्लोजर भी जो है सो जल्दी से जल्दी जो है सो कस्टमर ले, ठीक है ना, हर एक लीड में। तो वो भी उसका जो है सो एक बेसिक स्किल है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में कभी भी डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है परफॉर्म आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज। देखिए हमको तो कस्टमर लॉयल्टी ना बना के रखना है हर समय, तो सेल्स ये आफ्टर सेल्स एक्टिविटीज जो है सो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और ये अच्छा नहीं देंगे तो कस्टमर जो है सो आपको ये बिदक जाएगा, लॉयल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो परफॉर्म आफ्टर सेल्स एक्टिविटी प्रॉपर्ली, ये भी एक स्किल है उसके लिए। फिर और भी कई एक स्किल्स हैं, लेकिन देखिए ये 2 स्किल सेट्स हमने डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब जो NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क है, उसमें कुछ 25-30 घंटे का क्या होता है कि एक बेसिक जो है सो सब कोई को पढ़ाया जाता है। बेसिक जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या क्या सब पढ़ाया जाता है वो हम बता रहे हैं, 30 घंटे का या ऐसा कुछ जो है सो उतना यदि अवेयरनेस किसी आदमी में नहीं डाला जाए तो जो है सो वो अच्छा ये नहीं होता। हम अपने यहाँ का एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, लेकिन शोरूम में क्या होता था, वो लोग महीना में 2 महीना में क्या होता था, जो एडवर्टीजमेंट डाल देते थे, और जो है सो 50 आदमी को रख लिया और उसके बाद जो है सो उसको स्किल को देखे और जो अनस्किल्ड हुआ उसको महीना 2 महीना में ही भगा दिया, ठीक है ना। तो ये कोई तरीका हुआ जो है सो एम्प्लॉयमेंट देने का, ये तरीका एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, ठीक है ना। बेसिक ट्रेनिंग्स जो है सो वो होना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग्स जो अच्छी कंपनियां जो है कंपनी की तरफ से, जैसे मारुति हुआ या होंडा हुआ या हिंडा बोलती है, जो अपने यहाँ जो रिक्रूट करो उसको इस तरह की ट्रेनिंग दो, वो तो बताते ही हैं। लेकिन आप यदि कुछ ऐसे लोगों को ले लिए जिनका बेसिक एप्टीट्यूड ही नहीं डेवलप किया है, बेसिक टेम्परामेंट ही नहीं डेवलप किया है, बेसिक स्किल्स ही नहीं डेवलप किया है, तो वह कहाँ से सक्सीड करेगा, 1-2 महीना में भगा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से NSQF में कुछ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। एक तो है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, दूसरा है
कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सिटीजनशिप। ठीक है, कोई जो है सो एक ये छोटा 8th क्लास लड़का है, ठीक है, तो उसके जब वो काम करने आएगा ये में आपको ऑटोमोबाइल शोरूम में काम करने आएगा, उसको कभी आईएएस से, आईपीएस से, मिनिस्टर से किसी भी काम में पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसको जो है सो बहुत पॉलिश्ड होना चाहिए, बहुत पॉलिश्ड होना चाहिए। तो ये सब चीज जो है सो ये उतना ही नहीं, आजकल हर एक के लिए बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है सो बता दी है एनएसक्यूएफ में, एनएसडीसी बता दी है। ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश स्किल्स भी रहना चाहिए, वो बताया जाएगा, वो भी टेस्ट किया जाएगा। हमारे यहाँ तो जैसा कि आप जानते ही हैं, ये हमारे ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन बिहार में बेसिक इंग्लिश स्कूल्स हम लोग पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। और अनिल कुमार प्रसाद जी हमारे यहाँ अभी अटेंड कर रहे हैं, वो बेसिक इंग्लिश स्किल्स भी बढ़ाते हैं और बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है सो अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और वो चौथा जो है वही आया, बेसिक इंग्लिश स्किल्स के बाद एक और स्किल मॉड्यूल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद 4 हो गए। फिर एक है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, उनको बताया जाता है जो हर एक आदमी को, हर एक तरह के लोगों को जो है आपको ये धर्म जाति पर विभेद नहीं करके आप जो है सो सब कोई को एक तरह से देखिए, वो सब उसको थोड़ा सा सिखाया जाता है, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग दी जाती है। फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी भी दिया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, अब वो अभी जो हमने बात किया बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल और फोरकास्टिंग की, तो वो सब नहीं, केवल जो है सो पासबुक को पढ़ना, बैंक में जाना, बैंक का काम कैसे करना। ठीक है, तो ये सब जो है सो बैंक का मिलान अपने यहाँ के जो है सो ये से रिकॉर्ड से करना, ये सब। फिर लीगल लिटरेसी भी थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी रखा गया है बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में। फिर इसेंशियल डिजिटल स्किल्स है। ठीक है, उसको भी जो थोड़ा बहुत जो कंप्यूटर चला सकना और कंप्यूटर में क्या क्या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। ठीक है, इसेंशियल डिजिटल स्किल्स का भी बात है। फिर इंटरप्रेन्योरशिप या कहिए इंटरप्रेन्योरशिप, जो मतलब अपना जो है सो इनोवेटिव स्पिरिट रहे, थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए जो एक कंपनी, ये एक इंटरप्रेन्योर कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करता है, इसलिए इंटरप्रेन्योरशिप भी थोड़ा सा सिखाया जाता है। जो चूंकि हो सकता है जिसको ट्रेनिंग मिले ये इसका बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, वो भी हो सकता है बाद में इंटरप्रेन्योर बने, तो ये भी एक स्किल सिखाया जाता है। फिर कस्टमर सर्विस के बारे में भी थोड़ा सा सिखाया जाता है। ठीक है, तो कस्टमर सर्विस तो जैसा कि हम लोग देखा कि अभी की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और ये सब जगह जो है सो इम्पोर्टेंट है, एक ही सेक्टर में नहीं होगा, आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में भी इसी तरह का कुछ रोल्स होगा। ठीक है, ITES सेक्टर में भी ऐसा कुछ रोल होगा। ठीक है ना, IT सेक्टर में तो कई एक रोल होगा, जैसे कि एक रोल होगा आपको क्या डाटा साइंटिस्ट का होगा, तो उसका टेक्निकल स्किल अलग चाहिए, और फिर कस्टमर स्किल्स अलग चाहिए, और इंटरपर्सनल स्किल्स अलग चाहिए। ठीक है ना, वो जिस एटमॉस्फेयर में काम करता है, ठीक है, तो हर एक स्किल सेट्स जो है हर एक के लिए चेंज करता है, हर एक के लिए चेंज करता है। ठीक है ना, और एक और स्किल है गेटिंग रेडी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड जॉब्स। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया एक ये ऑटोमोबाइल सेल्स एग्जीक्यूटिव के। अब हम ज़्यादा अभी नहीं बताना चाहते हैं इतना ही, और कुछ क्वेश्चंस रहे तो उसको हम लोग डिस्कस करें। बेसिकली जो है सो जो स्किल सेट्स था उसके बारे में बात करते हैं, और आप यदि पूछना चाहें हमको दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी, तो दूसरे सेक्टर्स के बारे में भी हमारे पास है कुछ डाटा, वो हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि आप यदि जानना चाहें कि इसमें डाटा से ये के लिए क्या क्या डिटेल में स्किल सेट रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं, एक आध और जो है सो ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम
बोलेंगे अब अमिताभ जी को बोलेंगे जो ये डिस्कशन को आगे ले जाए। बहुत अच्छा। अच्छा सर, एक चीज पूछ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में जैसे एक वो बहुत अच्छा स्किल है, आपने सारी स्किल्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी ये बताया और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ये आपने बताया। अब एक चीज प्रश्न आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अपना अपना प्रूफ प्रकट करते हैं और उसको दिखाते हैं कि ये सही है हम सही है और आप गलत है, वो भी प्रूफ कर देते हैं कि आप सही है आप गलत है, और कुछ हद तक दोनों का सही होता है, कहीं पे ये गलत होते हैं कहीं पे वो गलत होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट मतलब रिजॉल्व नहीं हो पाता, वो आर्गुमेंट और फाइटिंग में बदल जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा स्टेप लेना चाहिए, स्किल मतलब एबिलिटी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, तो कौन कौन सी एबिलिटी आदमी में होनी चाहिए जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा नहीं मिले और मतलब हो सकता है कि हम ही गलत हो सकता है कि वो गलत हो, तो किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया, इसमें कौन कौन सा स्किल का जरूरत है, इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ, तो बेसिक इसमें जो है सो आपको आदमी को इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के कई एक पैरामीटर्स होते हैं वो जज करना चाहिए। और बेसिकली देखिए हम लोग तो थ्योरेटिकल अभी डिस्कशंस तो नहीं करेंगे, ठीक है, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल जो है सो प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल उस आदमी के इमोशन को समझकर हम बहुत नम्र हो जाते हैं, तो हम जितना नम्र होते जाते हैं उतना वो रूड होता जाता है। अच्छा, और जब कभी कभी देखते हैं कि जब हम रूड होते हैं तो नर्म होता चला जाता है, तो कैसे कैसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, इसमें क्या स्टेप लिया जाए, और कभी कभी ये बहुत भयंकर भी हो जाता है। हाँ, तो इसमें वही है जो इमोशन, तो ये प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, वो आपके लिए आपका जो जॉब है, ठीक है ना, किसी भी तरह से हर्ट होगी कंपनी तो ये कितना भी यदि इमोशनली अनसाउंड भी होगा तो उसको जॉब में आने पर तो सोच लेना पड़ेगा कि हमारा जो है सो जॉब का ये बना रहे, वो तो उतना तो सोचना है और उसको सोचते हुए नम्र होना है। तो इमोशनल स्किल देखिए आदमी में तो वैरी तो करेगा, लेकिन इमोशनल ये इंटेलिजेंस किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है, ठीक है ना, लेकिन देखिए आपको जो है तो वो यदि ये है वो देखेगा जो दबना नहीं है और जो है सो मीठे तरह से जो है सो उसको अपनी बात पर में जो है सो अपनी बात से ये करना है, इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है ना, मीठा बोल करके। हमारे यहाँ दरभंगा में क्या है, हम लोग हमेशा मीठा क्यों बोलते हैं, ठीक है, उनको करना है जो ये सबको हित में ध्यान रखना है, लेकिन ये नहीं है कि जो हम किसी पॉइंट को वो दबाने का कोशिश करेगा तो जो है सो आप दब जाए, ठीक है। जनरली क्या है जो दबने वाला होता भी नहीं है, ऑटोमोबाइल डीलरशिप जो है सो हमेशा जो है तो बड़े-बड़े लोगों का होता है, बड़े-बड़े लोगों का, बड़े-बड़े धनवान और बड़े-बड़े फोर्स वाले लोगों का होता है, तो लोग तो दबेंगे तो नहीं, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल डीलरशिप आप जानते हैं कि किस तरह के आदमी लोग को मिलता है, तो वो सब तो उसके ध्यान में रखता है, नहीं उसको मृदु होकर के जो है सो अपनी बात मनवाना है, ठीक है, तो उसको बेसिक इंटेलिजेंस होना चाहिए कि उसको कहाँ किस तरह से मोड़ना है और जो है सो अपना सेल्स पिच को बनाए रखते हुए सेल्स को क्लोज करना है, ठीक है ना, ठीक है। अब एकदम कोई अड़ जाएगा तो आप जो है सो ये ऊपर के लोगों को हैंडल करने दे दीजिए ना, कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है तो अपने सेल्स मैनेजर को हैंडल करने दे देगा। मैनेजर यदि से ये नहीं हो पा रहा है
तो उससे भी ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस और स्किल वाला लोग है ना, तो ठीक है, तो ऑटोमोबाइल मैनेजर को दे देगा। मैनेजर जो भी नहीं से भी नहीं हो रहा है तो ऑनर के पास जाएगा मामला, ठीक है ना। वो तो जो ऊपर वाला होगा वो अधिक अच्छा से निगोशिएट कर पाएगा ना, ठीक है। लेकिन आपको जो है वो दबना भी नहीं है और एकदम जितना मृदु हो सकते हैं उसको अपने बात पर लाना है, और उसको भी खरीदने यदि आया है, जेन्युइन कस्टमर है, तो वो आपके ये को समझेगा और जो है सो एक फाइनल पॉइंट पे आने की कोशिश वो भी करेगा। तो जो आपकी रुचि है इस तरह की बात बोल करके उसको लाना है पॉइंट में। हेलो, उसको भी यदि जेन्युइन कस्टमर है उसको मैं खरीदना अभी ना है अभी तो बनारस करेगा, से लौट ठीक है रहा हूँ, ना। रास्ते अब में हूँ, यदि किसी तो को मैं आपको तो मैं पहुंच बोलेगा कि के दूसरे फिर मैं कल पहुंच जाऊंगा मैं डीलरशिप में तो लखनऊ। इतना ज्यादा है, तो बोल देगा जो भाई साहब जो है टैक्सी में तो हूँ, हम आपको टैक्सी ले चलते हैं सर्विस मैनेजर के पास में। तबीयत ठीक वो है, यदि तबीयत आपको ठीक है, किसी काम 5% से आया ज्यादा था। है उनके ये में है, मतलब हाँ, कल उनके सुबह क्षेत्र में है पहुंचूंगा, जो कहीं रुक वो भी थोड़ा जाऊंगा और ज्यादा दे सकते तो हैं, फिर मैं तो जो वो है फिर हम आपको दिला बात देंगे, ठीक मुझे है। इस तरह मैं से बात वो करूंगा। रिजॉल्व करना है, रिजोल्यूशन पॉइंट पे लाना है, ठीक है ना। जो भी चीज दे करके रिजोल्यूशन पॉइंट पे लाना है। इसी तरह को ये हाँ बिल्कुल। अभय कृष्णन साहब वहाँ से प्रोफेसर साहब अहमदाबाद से, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभय कृष्णन साहब कुछ पूछना चाहेंगे? अभय कृष्णन साहब, अभय सर कृष्णन पूरी टीम साहब। को हाँ सर हाँ आवाज हाँ, सर पूरी टीम का मेरा नमस्कार सर। बिल्कुल नमस्कार। और हाँ सर की एक बात अच्छी लगी, अजीब सा लगा कि उन्होंने ये कहा कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती हैं हाँ और कई लोगों को सिलेक्शन करती हैं और आफ्टर दैट और 2-3 महीने बाद जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं आया उसको किक आउट कर देती है। अच्छा। सो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बंदे सिलेक्शन किए जाते हैं उनका तो इंटरव्यू के बाद ही किया जाता है, चेहरा देख के तो नहीं किया जाता। बिल्कुल। तो इसमें गलतियां उस सेल्समैन की नहीं है, हाँ, गलती है उस मैनेजर्स की जिसने उसको सिलेक्शन किया, या उस मैनेजर का जिसने उसके स्किल को डेवलप करने में असफल रहा। अगर मैनेजर सही हो तो अच्छे से अच्छे, आप देखो ना सर, चिड़िया आप जो ये सर्कस जाते हो तो क्या हो रहा है? सब अपने आप में एक ट्रेनर ही है ना जो जानवरों को भी सिखा देता है। तो हाँ इसमें बिल्कुल। गलतियां उस मैनेजमेंट की है और उस मैनेजर की है जो उसके अंदर के स्किल को डेवलप नहीं कर पाता। अगर बंदा उस लायक नहीं है तो फिर उसको सिलेक्शन ही नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू में ही हटा देना चाहिए। बंदा को बिल्कुल। तभी तो सिलेक्ट किया जाता है जब बंदा में क्वालिटी होती है। हाँ, मान लीजिए कि आज आप खुद है, अमिताभ सर खुद है, अब वो एक मिश्रा को सिलेक्शन करते हैं तो एक मिश्रा को कुछ क्वालिटी तभी तो सिलेक्शन किया। दिस इज वन थिंग्स, यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट को सीखना चाहिए। और जहां पे मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे सिस्टम है सब। यहाँ पर एम्प्लॉय को निकालने से पहले, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जॉब करता हूँ, एम्प्लॉय को निकालने से पहले बहुत जवाब देना पड़ता है। मैं एक घटना बता दूं, हमारे कोलिग्स थे, साउथ के थे, उनको 1.5 साल तक कंपनी ने सभी ब्रांच में शिफ्ट किया, टाटा के सभी ब्रांच में शिफ्ट किया और सभी डिविजन्स में उसका एक ही परफॉर्मेंस आया, ही कैन नॉट वर्क। फिर उस बंदे को हेड ऑफिस, मुंबई हेड ऑफिस बुलाया गया और मुंबई कि उसको 4 महीने दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद भी फिर वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उस बंदे को निकाला गया 1.5 साल बाद। आप सोच सकते हो कि पूरी मैनेजमेंट उसको सिखाने के बाद में तय हो गया कि बंदा सीखने वाला। बट यहाँ पे जो सेल्समैन की जो बात है ऐसी बात नहीं है। सिलेक्शन से पहले ये बात सोचनी चाहिए कि बंदा क्वालिफाइड है या नहीं, बंदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये ये मैनेजर्स की गलती होती है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा किस तरीका करने के। थैंक यू सर। और एक अब बहुत बाकी उन्होंने अच्छा बात जो आपने कुछ भी बताया। सिखाया, हाँ, आपने कम्युनिकेशन बहुत स्किल जो उन्होंने सिखाया बहुत बेहतरीन इन्होंने बताया सर की। अच्छा अब मानो ना सर, आप जैसे मैं बोलता हूँ कि एक IAS IPS आते हैं, सिलेक्शन होते हैं, कितने इंटरव्यू देते हैं, सिलेक्शन किसी को एकदम ठोक बजा के सिलेक्ट किया जाता है, कहा ये बंदा डिस्ट्रिक्ट चला सकता है। तो ये सब चीजें हैं सब। तो इन सब चीजों में तो सिलेक्शन कमेटी का मेन होता है।
सेल्समैन का और कोई भी जो इंटरप्रेटर होते हैं उनका, जो सेल्समैन है उनकी कोई गलती नहीं। स्किल को डेवलप करना चाहिए, जो उन्होंने सर ने अपने लेक्चर में बताया कि स्किल शुड बी डेवलप्ड होने चाहिए और डेवलप करने वाले भी होने चाहिए सर। यही पर मेरा ये विचार है सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा आपने कहा, और आपने ये भी बहुत अच्छा कहा कि उसके स्किल के लैकिंग को पहचाना गया कि कहाँ नॉलेज की कमी है, कहाँ स्किल की कमी है, और नॉलेज और स्किल की कमी की वजह से यदि परफॉर्मेंस गैप है और उस परफॉर्मेंस गैप से हमारा कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी या गुडविल अफेक्टेड हो रहा है, तो वहां पर हमको ट्रेनिंग कराना है। तो आपके उस आदमी ने उसको ट्रेनिंग भी दिया गया बंबई में ले जाकर, तो ट्रेनिंग देने के बाद भी जब ये उसके स्किल में डेवलप नहीं हुआ, तब उसके बाद ये फैसला किया गया कि इसको निकाल दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया अभय कृष्ण साहब, आपकी विद्वता उसको बहुत निकाला नहीं गया सर, उसको निकाला, उसको बस रिक्वेस्ट किया गया। आपको मैंने 18 महीना टाइम दिया, 18 महीना टाइम में आपने ये नहीं कर पाया, आप ये नहीं कर पाए। द पर्सन एक्सेप्टेड, कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, तो बाद में फिर कंपनी ने उसको नोटिस पीरियड में भी बोला कि आप ये नोटिस पीरियड में भी 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने में भी अगर आप कर जाते हैं तो मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल। तो ये कंडीशंस बहुत हेवी हो जाते। देखो सर, व्हेन एनी पर्सन सेलेक्टेड ना, ही बिकेम ए वेरी हैप्पी। मेरा सिलेक्शन हो गया। ही वो कंट्रीब्यूशन करता अपने फैमिली को, अपने पिताजी को, अपने भाई को, हाथ देखो मैं यहाँ गया तो सिलेक्शन हो गया। बट द पर्सन हु जॉइंड अवर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उसको उसमें सेटअप होने में टाइम लगता है। वहां के वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड वे ऑफ रिस्पॉन्स डिफरेंट होते हैं। सभी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होते हैं। अगर बंदा उसे सेटअप नहीं होगा तो इसके पहले भी तो उसने कहीं ना कहीं काम किया, तभी तो बंदा यहाँ पे है। इन दिस कंडीशन जो कंसर्न उसकी रिपोर्टिंग मैनेजर्स होते हैं ना, गलतियां उसकी होती है, ही कैन नॉट डेवलप हिज टीम। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं उस चीज को जानता हूँ सर। यहाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि सर का जो उन्होंने बताया स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए और सेल्समैन को किस तरीके से रिपीट होना चाहिए, किस तरीके से करना, इट्स वेरी गुड सर। राइट सर, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारा आपने स्किल्स बताए जिसको हम लोग जानते भी नहीं थे, और हर प्रोफेशन में कौन कौन से छोटे छोटे स्किल काम आएंगे ये आपने बहुत डिटेल में बताया। और यही नॉलेज और स्किल की कमी को खोजकर हम लोग टीएनए कराते हैं। हमारे नैनीताल से पुष्पेश पाठक पूछना चाह रहे हैं। पुष्पेश पाठक, हाँ बोलिए पाठक जी। अभी अभी आपने तुरंत किया। और नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं आज के जो सेशन में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि बहुत सारी स्किल्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते थे, लेकिन एक स्किल आज जानी बनी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल। और उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लिया कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग आपके अंदर होनी चाहिए, एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये स्किल किसी एम्प्लॉय के अंदर ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा तो उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल है, आजकल मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में देखता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में देखता हूँ कि क्या कहते हैं, आपस में उनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक तो ईगो पावर भी बहुत है कि हर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मैं दूसरे से आगे बढ़ूं। जैसे मैं अपने ही सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि वहां पर जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप आपस में ये चाहते हैं कि मैं एक दूसरे से आगे बढ़ूं, तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो आज के सेशन में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मुझे ये लगी कि हाउ टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स, इसके बारे में नॉलेज पता चला। मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका सेशन। और एक नई स्किल के बारे में मुझे पता चला कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल क्या होती है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने डीटीएस भी किया होगा, उसमें लॉस्ट एट सी एट गेम जो कराते हैं हम लोग, उसमें है एक बात और है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, उसमें सिनर्जी हम लोग गेन नहीं कर पाते। इसका मेन कारण होता है हमारा ईगो
और सबसे बड़ा कारण होता है कि किसी भी छोटी समस्या को स्टाफ के लोग अपना समस्या समझ के उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते। एक स्टीमर पर 40 आदमी सवार है, स्टीमर जा रही है और स्टीमर डूब रहा है और उसमें कौन कौन सा उपकरण ले करके हम उसको उसके ये कर सके, मतलब कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट पहले यूज करें, फिर कौन सा करें, उस रिएटम से सजाना है और जिसका रिजल्ट से सबसे करीब आता है वो सबसे अच्छा थिंकर होता है। इसके बाद हम इसको ग्रुप में करवाते हैं। तो ग्रुप में जब इससे भी अच्छा स्कोर आए, इससे भी कम स्कोर आए, मतलब जहां दूरी कम हो, तो हम लोग कहते हैं कि लीडर अच्छा है, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट लिया और लोगों से राय लिया। लेकिन जब लोगों से राय लेके हम काम कराने में सक्षम है, लेकिन यदि हम ये नहीं कर पाते, सिनर्जी नहीं होती है, तो उसका कारण होता है कि प्रॉब्लम को आत्मसात नहीं करते हैं। अब जैसे मणि कुमार दास जी को कोई प्रॉब्लम आया तो हमारी जितनी टीम इतनी यहाँ पे है, सब कोई मिल करके दास साहब के प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करना चाहिए। तो ये भीतर में भावना नहीं आती है, बस मेरी बात को काट दिया इसलिए इसको मतलब इसकी बात को नहीं मान। लेकिन ये होना चाहिए कि मेरा एक गलत डिसीजन ये 40 आदमी इंक्लूडिंग मी हमको भी ले डूबेगा, और प्रॉब्लम यदि हमने डिसीजन कुछ गलत ले लिया तो हम भी मर जाएंगे। ये फीलिंग जब हमारे में आएगी, प्रॉब्लम से हाथ हम भी होंगे, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छा जो बात बोल रहा है उसकी बात को हम लोग सुनेंगे, सुन के उसको अमल करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे ऑफिस का पियून ही क्यों ना हो। ये एक बात हम लोगों ने लॉ स्टेट स्कूल में सीखा था, जिन्होंने डीटीएस किया होगा वो लोग समझे होंगे। भाविका मैम आप क्या बोलेंगी? भाविका मैम आप क्या बोलेंगी? मैं अनिल कुमार साहब को भी सुनना चाहूंगा, लेकिन अभी भाविका मैम को सुन ले। भाविका मैम, भाविका व्हाट यू वांट टू से? यस सर, बहुत ही इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। मुझे बहुत नए नए स्किल्स और बहुत अच्छे पॉइंट्स मुझे पता लगे। जैसे मुझे फाइनेंशियली अपने आप को नॉलेजेबल रखना है, जैसे मुझे बजटिंग और जो फोरकास्टिंग के बारे में मुझे उस स्किल को गेन करना है। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि कैसे हमें अपने आप को अपना ग्राउंड भी मेंटेन रखना है और कैसे हमें उनके सामने डिसरिस्पेक्टफुल भी नहीं होना है। और बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, जैसे उन्होंने कि एक मतलब सर्विस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें क्या क्या पता होना चाहिए और क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, कि कैसे किसी से बात करना है, सब कुछ। तो वो बहुत अच्छा सेशन था सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं अपने विद्वान साहब अनिल कुमार साहब से सुनना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है आज के इस मणि कुमार दास जी के ये इंफॉर्मेशन से। अनिल कुमार साहब आपका व्यू सुनना चाहेंगे। हमको कह रहे हैं? जी सर आपका ही जी मैं अनिल प्रसाद। ये बहुत अच्छा सेशन है, इसके लिए मैं दास बाबू को कांग्रेचुलेट करता हूँ। इन्होंने बहुत डिटेल्ड बताया है और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने समेट करके और बताया और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया है। बस मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहता हूँ कि इम्पैथी और सिंपैथी में अंतर है। इम्पैथी को हम समानुभूति कह सकते हैं हिंदी में, और सिंपैथी जो है वो सहानुभूति है। दोनों में एक बहुत सटल फाइन डिस्टिंक्शन है, और आज की दुनिया में जो परेशानियां हैं उसमें इम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। और दोनों में अंतर ये है कि जो मेन पॉइंट है वो है भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए, और इम्पैथी में एक गहरा जुड़ाव होता है, और
जो सामने वाला है उसकी भावनाओं को हम महसूस करते हैं। सहानुभूति में एक सतही जुड़ाव होता है, उसकी स्थिति पर हम चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके लिए दुख है। लेकिन हम जिसको इम्पैथी है वो कहता है कि मैं समझता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये अनुभव को हम साझा करते हैं और प्रोएक्टिवली हम मदद करते हैं। और सिंपैथी में हम चिंता और सांत्वना देते हैं, जिसमें दूरी और दया झलकती है। इसलिए जो बहुत से लोग को अगर आप सिंपैथाइज करेंगे तो उनको बुरा लगेगा। जैसे कोई आदमी लेम है या कोई आदमी अंधा है, तो उसको आप सिंपैथाइज करेंगे तो उसको उसके सेल्फ रेस्पेक्ट को बुरा लगता है, उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। लेकिन जब एम्पैथाइज करेंगे तो आदमी एक दूसरे के करीब आता है और उसका लक्ष्य है उसके प्रति संवेदनशीलता, जिसको हम सेंसिटिविटी आजकल कमी हो गई है, संवेदनशीलता की कमी हो गई है। और इसलिए हमको लगता है कि आज की दुनिया में हमको, और खास करके जो वर्क प्लेसेस हैं वहाँ पर एम्पैथी होना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एम्पैथी इज मोर वो प्रभावकारी है और दूसरों के साथ एक बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है। जस्ट हमको यही कहना था। और दूसरी बात तो बहुत टेक्निकल सेशन है, इसमें हमको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन इसमें जो ट्रेनिंग का जो इफेक्टिव स्किलिंग का चैलेंजेस हैं, तो हम एक ही चीज जानना चाहते हैं कि अभी फ्यूचर ऑफ स्किलिंग क्या है सर्विस सेक्टर में, इन द लाइट ऑफ AI एंड ऑटोमेशन, और उस पर ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, और ये हम जानना चाह रहे थे थोड़ा सा ब्रीफली। हाँ, तो सर्विस सेक्टर का जो है ना, ये आउटलुक बहुत ब्राइट है। भले ही थोड़ा सा जो है ना ये चेंज करे, मतलब ये जैसे टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एक पॉइंट मैंने कहा था, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, ठीक है। तो हर एक कोई भी सर्विस रहेगा तो उसमें नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, जैसे कि आपको रोबोटिक्स आ जाएगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर में ऑटोमेशन आ जाएगा, ठीक है ना, सर्विस ऑटोमेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत से रोल जो है तो उसमें रहेंगे, कस्टमर सर्विस रोल्स जो है वो तो रहेंगे, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर जो है ना, एक रोल खत्म होता है, दूसरा रोल आ जाता है। अब देखिए, अब इसी में जो है तो कितने आ जाएंगे, मैं ये आपको आईटी सेक्टर में ही कई एक रोल्स, नए रोल्स आ जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है सो प्रोग्रामर का रोल आ जाएगा, फिर उसके कई एक जो है सो एडवांस ये वाले डिग्री वाले लोग जो है सो फेसबुक के बाद पास कई एक तरह के लोग हैं, ठीक है। आजकल जो है देखिए, अभी हम लोग तो उस दिन डिस्कस कर ही रहे थे ना कि सर्विस सेक्टर में जैसे कि इंटरटेनमेंट सेक्टर जो है सो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ एक जो है सो गेमिंग कंपनीज आ रही हैं। अब आपको पता ही है, हम लोग बात कर रहे थे, इंटरटेनमेंट गेमिंग कंपनीज आ जाएगी, ठीक है। तो गेमिंग कंपनीज में भी जो है सो ये गेमिंग का भी अलग से मार्केटिंग होता है क्या कि कोई लड़का आया तो उसको कैसे फंसाना है, ठीक है। हम उसको फंसाना कहेंगे कि हम उसको जो मानते हैं कि दैट इज मतलब नॉट अनएथिकल, लेकिन उसके लिए बहुत से के लिए एथिकल अनएथिकल होता है। लेकिन ये सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर्स जो है, ये बढ़ते ही जाएंगे। एक सेक्टर रिप्लेस होकर के दूसरा सेक्टर जाएगा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग कम ही रहेगा, और इसका तो सर्विस सेक्टर का तो जो है सो होते ही रहेगा, एक्सपेंशन होते ही रहेगा। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने मणिकिशोर दास जी।
हम लोग प्रसाद जब साहब से थोड़ा सा, प्रसाद साहब से फीडबैक, प्रसाद साहब को बोलिए थोड़ा फीडबैक देना। हाँ, प्रसाद साहब भी देंगे। जोशी साहब का, प्रसाद साहब का एक्सपर्ट सुनते हैं, जोशी साहब का सुन ले। जोशी साहब, जोशी साहब। धन्यवाद अमिताभ जी, और बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा लेट हो गया कि मैं कहीं अभी बनारस से आ रहा था और बीच में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मणि किशोर दास जी को कहें ये आए, पहले सर आते थे लेकिन बीच में शायद कहीं व्यस्त हो गए तो आए। और आज मणि किशोर दास साहब से मेरा सवाल ये है कि सर जैसे मैं पीसीएस एग्ज़ाम में निकल गया और मैं यूपी का सिविल सर्वेंट रहा, लेकिन मैं बहुत चाह रहा था कि मैं इंजीनियर बनूं, और लेकिन मैं चूँकि मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी, तो हाई स्कूल के बाद फिर मैंने मैथ्स न लेके बायोलॉजी ले ली। तो मैं आज भी मुझे मैथ्स न लेने का एक मन में आता है कि क्यों ऐसा रहा। और जब मेरे साथ के बहुत से लड़के ऐसे थे जो मिश्रा में, जहाँ से आप हैं, वहाँ से ग्रेजुएशन किया, उन्होंने बीटेक किया और पिलानी से किया, तो क्या बच्चों जो हमारे यंग बच्चे हैं उनमें कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उनको इंजीनियरिंग जॉब में सक्सेसफुल बनाती हैं और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं? इस पे कुछ बताएं सर, चूँकि आप भी एक मिश्रा से बीटेक करे हुए हैं। मणि किशोर दास जी। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके अंदर ही थोड़ा पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, एम प्रसाद साहब, ठीक है, वो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट थे, इंजीनियर नहीं थे, लेकिन फिर भी जो है ना, ये इंजीनियर क्या है, जो प्रैक्टिकल जो काम चल रहा है उसमें इंटरेस्ट लेना, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेना, यही ये इंजीनियर का मेन गुण बन जाता है, ठीक है ना। देखिए हम लोग जो टेक्नोलॉजीज पढ़े वो तो बहुत से आउटडेटेड हो गए, लेकिन एक आदमी यदि अपना इंटरेस्ट बनाए रखता है तो जो है, अब सिविल इंजीनियरिंग का काम हुआ, घर का काम है, तो उसमें लोग यदि जितना इंटरेस्ट बनाए रखेगा, उसको सीखेगा, उसको करेगा, कम से कम बेसिक लेवल पर तो जानकारी ले ही लेगा। तो इसीलिए अब यदि कोई आदमी इंजीनियरिंग में नहीं भी आया तो ही शुड be positive and he should not be means think it as an awkward situation, ठीक है, ये तो एक हुआ। और दूसरा आपने क्वेश्चन मेन जो कहा था, जो कैसे लोग ये में करते हैं, इंजीनियरिंग में कैसे ये करते हैं और इंजीनियरिंग में क्या-क्या बेसिक स्किल्स किस तरह की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो मेन इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है तो उसमें बेसिक मैथ्स और कैलकुलस यदि आपका थोड़ा अच्छा ज्ञान है और उसी को आप फिजिक्स में भी ये अच्छा ये करके रखे हैं, फिजिक्स में भी एप्लीकेशन मैथ्स का जाने हैं, अप्लाइड मैथ्स में भी जाने हैं, फिर केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है याद करने का होता है, तो ठीक है, ये सभी एक मिला जुला के जो है सो स्किल्स तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, उस तरह से लोग पास कर जाते हैं। और इंजीनियरिंग में जब जाते हैं तो इंजीनियरिंग में लोग एप्लीकेशंस लोग जो देखते हैं, देखिए बहुत लोगों को मैंने देखा है जो शुरू नहीं किए इंजीनियरिंग से लेकिन बाद में भी इंजीनियरिंग में चले गए, जैसे हमारे विजय प्रकाश जी हैं, आईएएस है, उनके बड़े भाई हैं, वो टाइफेक के ये थे, तो वो लोग ने पीएचडी किया, बेसिक फिजिक्स में किया और फिजिक्स करने के बाद वो इंजीनियरिंग क्या है, वो अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, मतलब जो है सो बेसिक जो है सो वर्किंग आप देखेंगे, वर्किंग जो apparatus है उसको तैयार करने में क्या-क्या जो है सो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर होता है, ठीक है, वो सब पढ़ाया जाता है। और बाद में थोड़ा-सा आदमी मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ के गया, बाद में तो जो है सो रूटीन एक ये होता है और उसको लोग पढ़ लेता है, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ रूटीन जो पढ़ाई होता है इंजीनियरिंग का, उससे भी ज़्यादा बहुत लोग इंटरेस्ट लेके रखते हैं। जो लेटेस्ट जो है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेटेस्ट जानकारी को इंजीनियरिंग में जो बेसिक जानकारी हो रहा है, इंजीनियरिंग हॉराइज़न्स जो खुल रहा है, ठीक है ना, साइंस के बेसिस पर, उसका जो है सो नॉलेज रखते हैं, तो वो लोग फिर रियल लाइफ में और ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो लाइफ 3-4 साल का
एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग होता है, ठीक है ना? अभी देखिए एक थे हमारे यहाँ, एक ऑल इंडिया में लोहानी साहब थे, लोहानी साहब रेलवे के चेयरमैन थे वो, तो वो 4 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में तो इंजीनियरिंग किए थे, उसके बाद 3 और सब्जेक्ट में जो है ये वो इंजीनियरिंग किए। तो वो एक लाइफ लॉन्ग एटीट्यूड है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, तो इसीलिए इसके लिए कोई चिंतित होने की बात नहीं। ठीक है, तो इतना कह के मैं अब थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया। ये लोहानी साहब क्या इंजीनियर थे या आईएएस? हाँ, तो इंजीनियर थे, लेकिन फिर बाद में 3 या 4 सब्जेक्ट में और किए। एक मतलब मैकेनिकल में थे, केमिकल में भी किए, इलेक्ट्रिकल में भी किए, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किए, ठीक है? तो ये इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट की बात है, ठीक है ना? कुछ लोग अच्छे हमारा एक दोस्त है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, लेकिन वो बाद में क्या किया, वो प्रिजर्वेशन हेरिटेज प्रिजर्वेशन के काम में है, और जो है सो बेसिक्स ये करता है, मतलब हेरिटेज प्रिजर्वेशन, अच्छा बिल्डिंग्स जो है सो बनवाता है, मतलब हेरिटेज जो टूटे-फूटे हैं, वहाँ जाके बिल्डिंग्स बनाता है। ये अपने इंटरेस्ट पे है, 4 साल के बाद भी जो है सो आप क्या करते हैं, ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करेगा। और देखिए नॉलेज तो आजकल कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है। देखिए कुछ चीज़ जैसे कि आपको बेसिक्स ऑफ ये बिल्डिंग जैसे कि आपको इसमें भी अवेलेबल होगा। आप होम साइंस पढ़िए ना, होम साइंस में भी बेसिक टेक्सटाइल्स का भी जानकारी रहता है, बेसिक हाउसिंग का भी जानकारी रहता है। तो कहीं से भी आप कहीं भी शुरू करें, लेकिन बाद में जो है सो आप चाहे तो, आदमी चाहे तो अलग से मॉड्यूलर स्टडी भी कर सकता है, और अलग से पीजी या कोई भी स्टडी इस तरह करके अपना इंटरेस्ट को जारी रख सकता है। इसलिए सोचने की इसमें कोई ये ऑकवर्ड सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू अमिताभ जी, मणिकिशोर दास जी को आगे भी आमंत्रित करें। हाँ, आगे भी हम बुलाएंगे मणिकिशोर दास जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और एक चीज और हम जोड़ दें इसमें कि एक चाइनीज कहावत है कि एक भूखा आदमी आपके दरवाजे पे आ जाए तो उसको मछली का 2 टुकड़ा दे दीजिए, थोड़े देर के लिए उसकी भूख मिट जाएगी। लेकिन उसका परमानेंट भूख मिटाना है तो उसको मछली मारने का स्किल सिखा दीजिए, और जिंदगी भर भी खाएगा और दूसरों को भी खिलाएगा, है ना? तो स्किल का बहुत इम्पोर्टेंस है। और आप इतने अच्छे जोशी जी इतने अच्छे ट्रेनर हैं, और भारत सरकार के इतने बड़े और सुपर ट्रेनर हैं, और इसके बाद भी उन्होंने आज कितनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि मुझे मैथ्स में नहीं आता था, ये नहीं आता। ये सिंपल आदमी का हर्ट है, और उसमें रुचि क्यों नहीं आई, ये भी एक बात। और उसका आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और क्योंकि जोशी जी के पर्सनालिटी को मतलब सभी कोई समझ गए हैं, वो एक बड़े आदमी हैं, और उन्होंने इतना मासूमियत से कहा कि मैं मैथमेटिक्स नहीं कर सका और इसका मुझे अफसोस है। तो जोशी जी बैंकॉक जब मैं गया था तो उसमें बताया, पहला पेपर एक दिया कि एक पूरे क्लास में भरे हुए एक बहुत नाम किए हुए एक प्रोफेसर आए जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पहले रो के सब लड़के चले गए, फिर दूसरे रो के चले गए, फिर तीसरे रो के चले गए, फिर चौथे रो, और सब कोई चले गए, एक आदमी बैठा रहा। तो वो दौड़ के आया वो आदमी और आके कहा कि यू आर द ओनली वन मैन इन दिस यूनिवर्स हु कैन अंडरस्टैंड मी। तो बोला नो सर, हम यहाँ बैठे हुए हैं कि आप अपना वक्तव्य खत्म करें तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद करूं, कंप्यूटर बंद करूं, बाहर जाऊं। तो उसमें पूछा था वेयर वाज द लैकिंग, तो लैकिंग उनके, तब उन लोगों ने बताया कि लैकिंग उसके टीचिंग स्किल में था। उसको ज्ञान दुनिया भर की थी जिसमें उसने गोल्ड मेडल लिया, लेकिन उनको ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का स्किल नहीं था जिसके लिए ट्रेनिंग देना था, और जिसके लिए लोग वहां पे मतलब लोगों को वो अपने बस में नहीं रख पाया और लड़के चले गए। और शायद ऐसा भी कुछ रीजन रहा होगा जिसकी वजह से
मैथ मैथ के उस क्लास में आपका इंटरेस्ट नहीं जगा होगा, क्योंकि ट्रेनर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि ट्रेनी के हार्ट में एक जिज्ञासा पैदा कर दे कि वो इस स्किल को और उस नॉलेज को लेने के लिए तड़पने लगे। जैसा कि आपने और हमने मिलकर के बाला प्रसाद को पढ़ाया और कितने 4-5 आईएएस साहब को पढ़ाया, जितने भी आईएएस हमारे डीजी हैं और हमारे अंडर में पढ़ रहे हैं। और आपको याद होगा कि वो सीढ़ी पर बैठ गए और जब हम लोगों ने हाथ जोड़ के कहा कि सर आप हमारे बॉस हैं, तो कहे कि नहीं, अभी आप हमारे गुरु हैं। तो ये क्या था कि हम लोगों ने उन लोगों के भीतर में इंटरेस्ट जगा दिया, तो इंटरेस्ट जग गया। तो उस समय आपके डेस्टिनी में वैसे कोई नहीं मिले होंगे सक्षम लोग जो आपके मैथ के इंटरेस्ट को जगा सके, और मैथ के इंटरेस्ट को करके आप जिस लाइन में गए उस लाइन में आपने बहुत प्रोग्रेस किया। हम अपने प्रसाद साहब से, अकौरी प्रसाद साहब से एक्सपर्ट कुछ सुनना चाहेंगे, एक्सपर्ट कमेंट, और फिर हमारे चंद्रशेखर खान साहब की अमृत बानी सुनेंगे। अकौरी प्रसाद साहब, अनिल कुमार साहब आए हैं और हम चाहेंगे कि अनिल कुमार साहब भी अपना अमृत वचन जरूर सुनाएं और हमारे हर मीटिंग में आए, क्योंकि हमारे यहाँ सब बड़े बुजुर्ग और का सत्संग होता है, ये सत्संग ही है, और क्योंकि बहुत प्योर भाव से सब लोग आते हैं। प्रसाद साहब, अखौरी प्रसाद साहब। आज का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा, और दास जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो स्किलिंग की होनी चाहिए उसको बताया, और जो वार्ता हम लोगों की हुई है, खास करके जो जोशी साहब ने अपनी पर्सनल जो एक ऐसी बातें बहुतों के जिंदगी में होती हैं, उनके लोग अपनी बातें नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने सुगमता के साथ अपनी बात को सामने रखा, और उस बात को रखने से जो उसके बारे में जो ज्ञान मिला वो बहुत ही बहुमूल्य था। जैसा उन्होंने कहा कि आदमी का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। ठीक है, नहीं हो सका तो नहीं हो सका, क्या पता आगे हो सकता है कि कुछ और अच्छा होने वाला हो। इनफैक्ट हम लोग ज़्यादातर वैसे लोग हैं कि जब कुछ चाही हुई चीज़ नहीं होती है तो हम लोग समझ लेते हैं कि ठीक है, ऐसा कहा भी जाता है। बहुत बुजुर्ग लोगों से ऐसी बातें सुनी है कि जो हुआ तो ठीक हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ वो तो और भी ठीक हुआ, और भी अच्छा हुआ। तो ऐसी मनोभावना भी, इसको हम पॉजिटिव मनोभावना कहते हैं, और हर के जिंदगी में ऐसा हुआ है। कोई अपनी जिंदगी को खोद कर पीछे जा कर के देखे तो लगेगा कि जो कुछ नहीं मिला वो ऐसा नहीं था कि उसके बाद कभी खाली जितने भी चीजें अपनी जिंदगी में आई वो निरर्थक थी, नहीं, उससे ज्यादा सार्थक हुई। और ये मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि ऐसा मौका कई बार आया है कि जो बहुत अपेक्षित था, लेकिन बात नहीं बनी। और लेकिन जब बात नहीं बनती है तो वहीं पर टेस्ट होता है कि आप अगर ये सोच लें कि जो हुआ सो अच्छा हुआ और जो नहीं हुआ सो और भी अच्छा हुआ, तो आप देखेंगे कि आगे चलकर वाकई आप उसको रिग्रेट नहीं करेंगे। जो पिछली चीज, जो पिछला अनुभव जो खाली गया, जो जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन फिर बाद में वो डिसअपॉइंटमेंट बदल जाएगा। आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ
कि हम इसको नहीं किए, हम इसमें, और ऐसे सब लोगों के साथ होता है। और मैं इस बात को मानता हूँ कि आज जोशी जी ने जो बात कही, सरलता से, सरल हृदय से जो बात कही, बड़ा अच्छा लगा। और जोशी साहब में ये गुण ऐसा गुण है, और इतनी प्रचुर मात्रा में ये गुण है उनका। कभी जब भी उनसे जब भी आप उनको कहते हैं अपनी प्रतिक्रिया देने की, तो वक्ता के प्रति उनकी इतनी वक्ता के की बातों की, उनके उनकी प्रतिभा की इतनी सराहना करते हैं वो, कि हम समझते हैं कि जिसकी सराहना वो करते हैं उसको बड़ी उसकी प्रेरणा भी मिलती है कि हम आगे बढ़ें और भी अच्छा करें। तो ये सब गुण ये सब जाहिर हुए वार्ता, आपस में जब बातें होती है, खुले दिल से बातें जब होती हैं, तो कोई भी चीज बुरा नहीं लगता है, क्योंकि सीखने की बात आ जाती है। अगर बुरा और अच्छा सोच करके हम बोलें तो सीखने का मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप बुरी बात तो कहेंगे नहीं। जो अच्छी बात अगर केवल वही वही प्रकट करें तो सीखने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सीखने का मौका चाहिए तो आपको खुले दिल से अपनी कमियों को भी जाहिर करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। मेरा तो अपना ख्याल यही है कि सिर्फ इसलिए कि सुनने वाले ये कहेंगे कि देखो, ये इसको इतना विज्ञान नहीं है, और ये इतनी आसानी से कह देते हैं कि हमको आई एम सॉरी, आई डू नॉट नो अबाउट इट। तो ये बहुत बड़ा अवगुण नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये मैंने देखा है कई मीटिंग्स में लोग अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, या अपनी जानकारी नहीं हो तो उसको कभी कबूल नहीं करते हैं, और कुछ ऐसी वैसी बातें करके वो दिखला देते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही ठीक है। तो ये इस तरीके से आदमी का ज्ञान नहीं बढ़ता है, और दूसरों को भी फायदा नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा हमने देखा है। इसलिए ये अच्छी बात है कि हम लोग इस फोरम में खुले दिल से बात कर लेते हैं, जो जानते हैं। तो जो कुछ जहाँ तक जानते हैं उससे आगे बढ़ के हम लोगों का ज्ञान होता है। और अब देखिए, हमारे जैसे आदमी को अब कभी सेल्समैन तो बनना नहीं है, या कोई मार्केटिंग का ज्ञान बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट की तरह सुनने का जो हमको मौका मिला, तो उस मौके को भी हम नहीं छोड़ना चाहते थे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा बताते हैं सर, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और मनी किशोर दास जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे सर कि ज्ञान तो गूगल में बहुत कुछ पड़ा है, जहाँ तक स्किल की बात है, वो स्किल केवल वो लोग ही दे सकते हैं जो अपने क्षेत्र में रोल मॉडल है, जैसे कि आप हैं सर। तो इस पे फिर भी और चर्चा करेंगे सर। थैंक यू। तो मनी किशोर दास जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक और सेशन जिसपे एक और बढ़िया टॉपिक लेकर के हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि करें, क्योंकि सब लोगों में सब ज्ञान नहीं होता। लिमिटेड है क्या सब ठीक
बुजुर्ग अनिल प्रसाद साहब ऐसे और चंद्रशेखर खान साहब ऐसे, महेश जोशी। अमिताभ जी, आपका इंटरनेट आज लगता है कुछ काम कम कर रहा है। आप चंद्रशेखर खान साहब से रिक्वेस्ट करें। नहीं चल रहा है। अच्छा। हाँ, खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अमृतबानी बोले, और अगले सप्ताह डॉक्टर शारदानंद चौधरी जी बोलेंगे किसी, और उसके बाद का रविवार जो होगा, उस रविवार को हम लोग सामूहिक, मतलब वो रेखा चाहनी साहब मैडम एग्री हो गई हैं, और हम लोग सामूहिक ये करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे ग्रुप में जितने लोग भी हैं, वो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे यूनिवर्स से सारे लोग इकट्ठा होंगे और अपना अपना 2-2 मिनट का प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद विमल जी है, मनोज कुमार विमल साहब से भी बात हुई है, मणि किशोर दास साहब के सहयोग से, वो अपना सत्संग देंगे और नमामि शमीशान का महत्व बताएंगे। तो हम अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतबानी सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ मणि किशोर जी की एक एक मणियों को श्रवण कर रहा था, और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मैं पहले ये नहीं जानता था कि ये हमारे लिए बड़े अखौरी साहब, मणि किशोर जी, अनिल जी, वर्मा जी, अमिताभ जी, सारे लोग अमूल्य हैं। ये मैं नहीं जानता था कि इन्होंने लीडरशिप के साथ में भी काम किया है। आज मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस बिंदु को लाया, और हम सबों के लिए एक विशेष जानकारी हो सकती है, जब टाटा मोटर्स के ट्रक को गेट से निकलते ही जितने में खरीदा गया, उससे दुगुना में लेने के लिए लोग तैयार रहते थे, जैसे बजाज चेतक को। तो लोगों ने कहा कि जब लोग इसको खरीदने के लिए इतने तैयार हैं, तो हम डीलर को क्यों रखें, क्यों नहीं हम लोग डायरेक्ट सेल करते हैं। तो उन्होंने दूरदृष्टा की तरह कहा कि एक समय आएगा, अभी आपकी गाड़ियों के लिए ग्राहक आएंगे, आप गाड़ियों को ग्राहक के पास में ले जाएंगे, और वो डीलरशिप पॉइंट से नजदीक। तो ये अभी की बात नहीं है, दिस इज टोल्ड इन द अर्ली 70s कि ये हमारी जरूरत है, और इसीलिए टाटा ने डीलरशिप को इतना महत्व दिया। डीलर आर आवर पार्टनर्स, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ आवर कंपनी। और इस बिंदु को मैंने क्यों लाया कि इन्होंने बहुत बढ़िया से कहा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। मिस्टर मुरगावकर ने मनी जी नाम दिया था कस्टमर एफेक्शन, और उसके लिए जिन गुणों की जरूरत है, उस पर जो आपने प्रकाश डाला कि कैसे उनके संपर्क में रहते हैं, कैसे उनको आफ्टर सेल सर्विस देते हैं, ये सब जो स्किल्स है, फाइनल स्किल, जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी बड़ा कारोबार, कोई भी व्यापार संसार में नहीं चलेगा। आपने जो इन अनछुए पक्षों को लाया, उसके लिए जितना धन्यवाद दूं वो कम है। जोशी साहब, माननीय अखौरी साहब, अनिल जी शायद चले गए हैं। नहीं है, अनिल है। मैं देख नहीं रहा उनके लिए। हाँ, उससे हमारा थोड़ा इंटरनेट कमजोर हो रहा है, इसलिए उसको हम बंद कर दिए। जी, अनिल बाबू ने जो कहा उसी से मैं समापन करूंगा, ऑलरेडी कह दिया गया है, और अमिताभ जी ने उसको जोड़ दिया। कस्टमर
एफेक्शन, कि उनका प्यार आपको मिलेगा कब? प्यार मिलेगा तब जब इम्पैथी और सिंपैथी, सहानुभूति, और इम्पैथी के लिए हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द है परानुभूति, के वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जानी दे। परानुभूति, ये स्किल आना और इसको व्यवहार में लाना, इसको करना, और समग्रता के साथ में जो सारी चीजों को आपने जोड़ा, ये एक मणिमाला है। इस मणिमाला के लिए, इस मणि रत्न के लिए जितना आपको हम धन्यवाद दें, जितना अमिताभ जी को धन्यवाद दें, जितना खौरी साहब को धन्यवाद दें, जितना अनिल जी को धन्यवाद दें, दो अनिल साहब आज हैं जो मैंने, तो वो कम है। और इस श्रृंखला को, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया और ये संभव नहीं है कि 2 घंटे में सारे स्किल्स को, लेकिन आपने जो टच किया वही भारत का भविष्य है। स्किलिंग, स्किलिंग, और क्योंकि ये अमृतवाणी बोल देते हैं तो देखिएगा कि कौशल, जब गुरुकुल से बच्चे पास करने लगते थे, उस जमाने में भी स्किल सिखाया जाता था। तो अंतिम परीक्षा जो होती थी, गौर से सुनिएगा, बच्चों को बोला जाता था गुरुकुल में कि जाओ और कुछ ग्राफ जो होता है, कुछ हम सभी लोग जानते हैं, शादी में तो पहने होइएगा, कुछ को उखाड़ करके लाओ और फिर अपना हाथ खुला करके हमारे सामने में या बगल में रखो। तो जब कुछ उखाड़ करके बच्चे लाते थे तो वो हाथ देखते, जिनका हाथ रक्त रंजित है उनको गुरुकुल में रख दिया जाता था कि अभी तुमको स्किल नहीं आया, क्योंकि कुशाग्र नहीं हुए। उसका अग्रभाग जो है वो बड़ा तेज होता है, तुम कुशाग्र नहीं हुए। यदि तुम्हारे हाथ से कोई फूल नहीं निकले और वैसे कुशाग्र हो जाओगे, वैसी स्किल हो जाएगी, वैसी बुद्धि हो जाएगी, तभी गुरुकुल से बाहर जा सकते हो। इसलिए कुछ उखाड़ना जो है, और कुछ बड़ा तेज होता है, जिसको उखाड़ने नहीं आएगा उसको, उसका उंगली कटेगा, उसका खून बहेगा। तो स्किल, स्किल इन इंडिया, कि हम लोगों को व्यर्थ तरीके से नुकसान नहीं होने दें, उसमें एक अर्थ लाए। इन सारे एस्पेक्ट को जो आपने लाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, अभिवादन, वंदन। अखौरी साहब का, आपका अखौरी साहब तो हम लोग के बार बार जितना बोले, इनके जैसा व्यक्ति मिलना, जोशी साहब जो है, ये हम लोगों का सौभाग्य है। हम लोगों का सौभाग्य है कि इनको हम लोग सुनते हैं, और इसीलिए और एक बात को बिना आप सबों को हृदय की अंतरतम की गहराई से बहुत बहुत साधुवाद, सादर प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम सभी को प्रणाम। और मणिकिशोर दास जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंतिम बार कि एक और प्रोग्राम दें और मनोज कुमार बेनल साहब को भी हमारे बीच में लाएं, जिनसे उनका अमृतवाणी हम लोग और सुन पाए और हम लोग का जीवन सफल हो। तो सभी को प्रणाम, और फिर अगले शनिवार रविवार को नए उत्साह के साथ हम लोग मिलेंगे। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार सर, प्रणाम, बहुत बहुत अखौरी साहब को प्रणाम, निकल गए लगता है।